सीजिंग इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी हासिल करना। इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी होती है, सीजिंग मतलब हासिल करना या सीज कर लेना दूसरे से। दी सिख, अब सिखों के बारे में देखते हैं कि सिखों ने कैसे हासिल की थी आज़ादी। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी हेल्प इन रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन द पंजाब। जैसा कि हमने देखा था कि चैप्टर 8 में कि जो सिख थे, ठीक है, हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था ना कि जो सिख थे कि वो 17th सेंचुरी के दौरान सिख एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज हो गए थे। ऑर्गेनाइज मतलब गठित होना, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में यानी कि एक राजनीतिक समुदाय में गठित हो गए थे। इससे क्या हुआ, जब वो एक राजनीतिक समुदाय में जब गठित हो गए, इससे क्या हुआ, इससे पंजाब की जो रीजनल स्टेट थे, जो पंजाब का रीजनल स्टेट था, उसको निर्माण को ना बढ़ावा मिला। Several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughal rulers, both before and after the institution of Khalsa in 1699। देखो, जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने खालसा की शुरुआत की थी कब? 1699 में, ठीक है, यानी 1699 में इन्होंने खालसा की शुरुआत की थी। और आगे क्या हुआ था, जो गुरु गोविंद सिंह थे, ये बहुत सारी बैटल या बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है राजपूतों और मुगलों के खिलाफ लड़ी थी। कब? खालसा के आने के बाद और खालसा के आने से पहले भी। आफ्टर हिज डेथ इन 1708, तो आगे क्या हुआ, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मौत हो गई। दी खालसा रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर बंदा बहादुर लीडरशिप, डिक्लेयर दियर सोवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह। स्ट्राइकिंग कॉइन मतलब सिक्के गढ़ना। आगे क्या हुआ, यानी कि जब गुरु गोविंद सिंह की दोस्तों 1708 में मृत्यु हो गई, तो उसके बाद खालसा के लोगों ने बंदा बहादुर की लीडरशिप में मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट में यानी कि मुगल अथॉरिटी के खिलाफ रिवोल्ट खड़ा कर दिया, या हम बोले विद्रोह खड़ा कर दिया। डिक्लेयर देयर सोवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के गढ़वाकर, सिक्के स्ट्राइक करवाकर उन्होंने अपने आप को सोवरेन डिक्लेयर कर दिया। एंड एस्टेब्लिश दियर ओन एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द सतलज एंड जमुना, और सतलज और जमुना रिवर के बीच में उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस्टेब्लिश किया। बंदा बहादुर वाज कैप्चर इन 1750 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716। एग्जीक्यूटेड मतलब मौत की सजा सुनाना या मार डालना। बंदा बहादुर को 1715 में कैप्चर कर लिया गया, यानी कि उनको बंदी बना लिया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया, मौत की सजा दे दी गई। कब? 1716 में, 1716 में। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं स्वॉर्ड ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह थे, उनकी तलवार है। अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द 18th century, the Sikh organized themselves into a number of band called jathas and later on misls। अब आगे क्या हुआ, जब उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया बहादुर शाह को, बंदा बहादुर को, तो 18 सेंचुरी में बहुत सारे एबल लीडर्स ने, यानी कि बहुत सारे योग्य नेताओं के नेतृत्व में, अंडर अंडर नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द 18 सेंचुरी, यानी कि 18 सेंचुरी में कुछ एबल नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने पहले तो अपने आप को कुछ बैंड में, जिसको कि जत्था बोला गया, जत्थों में ऑर्गेनाइज किया और बाद में मिस्ल में ऑर्गेनाइज कर लिया। देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी या दल खालसा। जो उनकी कंबाइंड फोर्सेस थी, यानी कि ये जत्थाज और मिस्र को दोनों को मिलाकर जो इनकी कंबाइंड फोर्सेस थी, उनको किस नाम से जाना गया? ग्रैंड आर्मी के नाम से, यानी कि दल खालसा। द इंटायर बॉडी यूज्ड टू मीट एट अमृतसर एट द टाइम ऑफ बैसाखी एंड दिवाली टू टेक कलेक्टिव डिसीजन नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ द गुरमताज। आगे और क्या होता था जो इनकी ग्रैंड आर्मी बन गई, उसके बाद जो इंटायर बॉडी होती थी, यानी जत्था लोग भी और मिस्र लोग भी, एंड लेटर ऑन मिस्र, जैसे कि बाद में तो मिस्र बन गए थे, तो जो इनकी पूरी बॉडी थी, जितने लोग थे, कंबाइंड फोर्सेज जो थी, ये नॉर्मली पूरी तरीके से पूरी बॉडी जो है अमृतसर में मिलती थी। कब? बैसाखी और दिवाली को, जब फेस्टिवल बैसाखी और दिवाली के फेस्टिवल पे एक कलेक्टिवली पूरी तरीके, यानी पूरी बॉडी जो है अमृतसर में मिलती थी टू टेक कलेक्टिव डिसीजन, पूरा सामूहिक डिसीजन लेते थे, जिसको क्या बोला जाता था? रिजोल्यूशन ऑफ द गुरु। रिजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव, गुरु के प्रस्ताव या गुरुमत्ता जिसको बोला जाता था। अ सिस्टम कॉल्ड राखी वाज इंट्रोड्यूस, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम में जिसको राखी बोला गया। सिस्टम क्या था?
ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर ऑन द पेमेंट ऑफ अ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। इस चीज को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक सिस्टम आया, राखी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अकॉर्डिंग जो एक किसान होता था उसको 20% टैक्स देना पड़ता था। किसको? इन ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो सिख का ऑर्गेनाइजेशन था या सिख समुदाय जो था, उनको 20% टैक्स देना पड़ता। किसान जो कल्टीवेटर होता था देता था 20% टैक्स, और उसके बदले वो क्या करते थे? ऑफरिंग प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन देते थे। यानी कि अभी कोई फार्मर है, फार्मर ने इस अपने खेत में, इधर मान लो इनका ये समुदाय या इनका ऑर्गेनाइजेशन है सिख का, ठीक है, इधर एक कल्टीवेटर ने फसल उगाई, इसका 20% जो भी प्रोड्यूस हुआ, सपोज आप 100 kg राइस यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, कितना? 100 kg। अब इसका 20% यानी कि 20 kg जो राइस होगा वो आपको देना पड़ेगा। किसको? ये सिख समुदाय को। और इसके बदले सिख समुदाय क्या करेगा? आपको प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट द सेंस, आपको बाहर से कोई परेशान नहीं कर पाएगा। गुरु गोबिंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल। राज करेगा खालसा। जो गुरु गोबिंद सिंह थे, इन्होंने खालसा को बहुत ही इंस्पायर किया, बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। क्या बोला? इन्होंने उनको भरोसा दिलाया, उनको विश्वास दिलाया कि तुम्हारी डेस्टिनी में ही रूल करना है। डेस्टिनी मतलब भाग, तुम्हारे भाग में रूल करना लिखा है, राज करेगा खालसा, यानी कि खालसा ही राज करेगा। Their well-knit organization enabled them to put up a successful resistance to the Mughal governor first and then to Ahmad Shah Abdali, who has seized the rich province of the Punjab and the Sarkar of Sirhind from the Mughals। देखो, वेल निट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सुव्यवस्थित ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और रिच प्रोविंस यानी कि जो समृद्ध प्रोविंस था, और रेजिस्टेंस मतलब कि विरोध। यानी कि उनके वेल निट ऑर्गेनाइजेशन के कारण खालसा पहले तो मुगल गवर्नर के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस यानी विरोध कर सका। ठीक है, फिर अब्दुल कौन था? जो ये अहमद शाह अब्दाली जो था, अब्दुल बोल रहा हूँ सॉरी, जो अहमद शाह अब्दाली था, उसने जो है मुगलों से पंजाब का रिच प्रोविंस और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। मैं बोल रहा है ना कि अहमद शाह अब्दाली हु हैड सीज द रिच प्रोविंस ऑफ द पंजाब एंड द सरकार ऑफ सरहिंद फ्रॉम द मुगल। अहमद शाह अब्दाली वही था जिसने कि मुगलों से पंजाब का रिच प्रोविंस और सरहिंद का सरकार जो है छीन लिया था। द खालसा डिक्लेयर्ड देयर सोवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन कॉइन अगेन इन 1765। अब देखो क्या हुआ, 1765 में फिर से खालसा ने डिक्लेयर अपने आप को सोवरेन डिक्लेयर कर दिया। कैसे? कॉइन स्ट्राइक करवा के, स्ट्राइकिंग द कॉइन यानी सिक्कों को गड़वा के। सिग्निफिकेंटली सबसे यानी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि दिस कॉइन बोर द सेम इंस्क्रिप्शन एज द वन ऑन द ऑर्डर इशूड बाय द खालसा इन द टाइम ऑफ बंदा बहादुर। सिग्निफिकेंटली क्या हुआ कि एक कॉइन सेम वही इंस्क्रिप्शन, इस कॉइन में वही इंस्क्रिप्शन दिया हुआ था या गढ़ा गया था कि जो कि खालसा के टाइम बंदा बहादुर जो है खालसा के टाइम में ऑर्डर में देता था। बंदा बहादुर के टाइम में खालसा द्वारा ऑर्डर में इशू किया जाता था। द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th सेंचुरी एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस टू जमुना बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स। अब आगे क्या हुआ, जो सिखों की जो टेरिटरी थी लेट 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं सेंचुरी के बाद वाले जो ईयर थे, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुई। कहाँ से? इंडस से अब जमुना तक पहुँच गई थी। ठीक है, इंडस रिवर की एरिया से अब जमुना तक पहुंच गई थी। बट एक ही बात था कि दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स, यानी कि ये वो डिवाइडेड थे, हर एरिया के अलग अलग रूलर थे, कई मतलब कई सिख रूलर थे। वन ऑफ देम महाराजा रंजीत सिंह रीयूनाइटेड दीज ग्रुप्स एंड एस्टेब्लिश कैपिटल एट लाहौर इन 1799। इन्हीं ग्रुपों में से, यानी जो ये रूलर थे, इन्हीं रूलर्स में से एक थे महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने रीयूनाइटेड मतलब फिर से मिला लिया, इन सारे ग्रुपों को फिर से यूनाइट कर दिया, मिला लिया, और अपना कैपिटल जो है 1799 में लाहौर में अपना कैपिटल जो है कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया। अब हमने तो ये देखा दोस्तों सिखों के बारे में, अब देखते हैं मराठास के बारे में कि इन्होंने अपनी आज़ादी कैसे ली थी। द मराठा किंगडम वाज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम टू अराइज आउट ऑफ अ सस्टेन अपोजिशन टू मुगल रूल। यहाँ पे सस्टेन अपोजिशन टू मुगल रूल यानी कि मुगल रूल का लगातार सस्टेन लगातार विरोध करके, अपोज करके, यानी कि मराठा किंगडम उन पावरफुल किंगडम में से एक दूसरा था। मराठा किंगडम वाज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम, यानी मराठा किंगडम दूसरा पावरफुल या अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम था, जो कि इन मुगल रूलर्स का लगातार विरोध करके राइज हुआ था, उत्पन्न हुआ था। शिवाजी carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families, देशमुख।
शिवाजी का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1627 से 1680 तक। कार्व्ड आउट मतलब बनाना या स्थापना करना। आगे क्या हुआ, जो शिवाजी थे उन्होंने एक स्टेबल किंगडम यानी एक अस्थाई किंगडम की स्थापना की। इसके सपोर्ट थी, सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिली, जो पावरफुल वॉरियर फैमिली थी उनकी सपोर्ट से। पावरफुल वॉरियर फैमिली को क्या बोलते थे? देशमुख। ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्टोरलिस्ट कुंबेज प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। यहाँ पे हाईली मोबाइल मतलब गतिशील, और पेस्टोरलिस्ट का मतलब होता है जो पशुओं को चराते हैं, उनको कुंबीज बोला जाता था। बैकबोन, बैकबोन यानी कि एक आधार, यानी कि जो हाईली मोबाइल पीजेंट थे और जो पेस्टोरलिस्ट थे, इनके ग्रुप जो है मराठा आर्मी के आधार बन गए। शिवाजी यूज्ड दिस फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। शिवाजी इन्हीं जो शिवाजी थे वो इन्हीं फोर्सेस का यूज करते थे मुगलों को इस पेनिनसुला में चैलेंज करने के लिए। आफ्टर शिवाजी's death, effective power in the Maratha state was wielded by a family of Chitpavana Brahmanas who served Shivaji's successor as Peshwa or principal minister. विल्डेड बाय मतलब कि यूज करना या इनके हाथ में रहना, वैसे इसको ताकत भी बोल सकते हैं। तो शिवाजी की डेथ के बाद क्या हुआ, जैसे शिवाजी की डेथ हो गई तो शिवाजी के डेथ के बाद जो मराठा स्टेट का इफेक्टिव पावर था यानी कि प्रभावी शक्ति जो थी वो किसके हाथ में चली गई? चित्पावन ब्राह्मण थे उन्हीं की फैमिली में चली गई। ठीक है। हु सर शिवाजी सक्सेसर एज पेशवा। सर्ड मतलब होता है मतलब ये सेवा में संलग्न थे, यानी कि ये चित्पावन ब्राह्मण क्या थे? ये शिवाजी के जो सक्सेसर थे उनके शासन काल में एज ए पेशवा जो है सर्व करते थे। पेशवा मीन्स प्रिंसिपल मिनिस्टर। पूना बिकम द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम। जो पूना था वो मराठा किंगडम का कैपिटल बन गया। अब डिफिनेशन बॉक्स में यहाँ पे देखते हैं थोड़ा। Toward the end of the 17th century, a powerful state started emerging in the Deccan under the leadership of Shivaji, which finally led to the establishment of the Maratha state. हुआ क्या कि टुवार्ड द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी 17th सेंचुरी जब एंड हो रहा था तो एक पावरफुल स्टेट जो है डेक्कन में एक पावरफुल स्टेट इमर्ज होना स्टार्ट हो गया। किसके लीडरशिप में? शिवाजी की लीडरशिप में। विच फाइनली लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मराठा स्टेट। फाइनली जिससे मराठा स्टेट जो है स्टेब्लिश हुआ। शिवाजी वॉज बॉर्न टू शाहजी एंड जीजाबाई एट शिवनेरी इन 1639। तो शिवाजी किसके बेटे थे? शिवाजी पैदा हुए थे शाहजी और जीजाबाई के सहयोग से, यानी कि शाहजी थे इनके पिता और जीजाबाई इनकी माता थी। एट शिवनेरी, शिवनेरी में 1630 में इनका जन्म हुआ था। अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर, अपनी माता के गाइडेंस में, एंड हिज गार्जियन दादा कोणदेव, और उनके गार्जियन दादा कोणदेव के गाइडेंस पे शिवाजी embarked on a career of conquest at a young age। यहाँ पे देखो कैरियर ऑफ कॉन्क्वेस्ट मतलब जीत रथ आप बोल सकते हो, जीत का रथ। ठीक है। या विजय पथ बोल सकते हो। तो हुआ क्या कि अपनी माता के गाइडेंस से और अपने गार्जियन दादा कोंडदेव के गाइडेंस से जो शिवाजी थे वो बहुत छोटी उम्र में ही, एक यंग एज में ही जी विजय रथ पर जो है इम्बार्क कर गए। The occupation of Javli made him the undisputed leader of the Mawala Highland, which paved the way for further expansion। जावली पर ऑक्यूपेशन यानी कि जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठार का, जो मवाला उस डेक्कन का, इनको अनडिस्प्यूटेड लीडर बना दिया। ठीक है। यानी कि इन्होंने जावली को जो कब्जे में कर लिया, उससे जो है जो मवाला हाईलैंड था, जो मवाला हाईलैंड था वहां का इनको क्या बना दिया गया? अनडिस्प्यूटेड लीडर, विच पेव्ड द वे फॉर फर्दर एक्सपेंशन। ठीक है। जो इनके आगे एक्सपेंशन का, फर्दर एक्सपेंशन का रास्ता जो है पक्का कर दिया। हिज एक्सप्लॉइट अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ बीजापुर एंड द मुगल्स मेड हिम अ लीजेंडरी फिगर। लीजेंडरी फिगर का मतलब है एक बहुत ही सुप्रसिद्ध आदमी। लीजेंडरी फिगर यानी कि या बहुत ही विख्यात चेहरा। एक्सप्लॉइट मतलब कारनामा। तो आगे क्या हुआ, जब इनके कारनामा लोगों ने देखा कि किसके किसके खिलाफ? अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ बीजापुर की फोर्सेस के खिलाफ और मुगल फोर्सेस के खिलाफ, जब इनका कारनामा लोगों ने देखा, इससे इनका एक विशिष्ट चेहरा, एक विशिष्ट फिगर मिल गया। ही ऑफन रिसोर्टेड टू गुरिल्ला वारफेयर अगेंस्ट हिज अपोनेंट। और उस टाइम में क्या करते थे? अपने अपोनेंट के साथ, अपने विरोधियों के साथ गुरिल्ला वारफेयर करते थे। गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है दोस्तों? गुरिल्ला वारफेयर में जैसे छिप छिप के मारना होता है। ठीक है। अपने दुश्मन पे छिप छिप के वार करना अलग अलग जगह से। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सपोर्टेड बाय अ रेवेन्यू कलेक्शन मेथड बेस्ड ऑन चौथ एंड सरदेशमुखी, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रांग मराठा स्टेट।
अब आगे क्या हुआ, चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित रेवेन्यू कलेक्शन मेथड की सहायता से उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रांग मराठा स्टेट का फाउंडेशन जो है लेड किया, यानी कि एक बहुत ही मजबूत मराठा राज्य स्टेट का या राज्य का नींव डाला। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट ऑफ शिवाजी, यही है छत्रपति शिवाजी। अंडर द पेशवास द मराठा डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। आगे क्या हुआ कि पेशवाओं के अंडर में, जो पेशवा लोग थे उनके अंडर में मराठाओं ने एक बहुत ही सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर लिया। देयर सक्सेस लेव इन बाय पासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ द मुगल्स, बाय रेडिंग सिटीज एंड बाय इंगेजिंग मुगल्स आर्मीज इन एरियाज वेयर देयर सप्लाई लाइंस एंड रेनफोर्समेंट कुड बी इजिली डिस्टर्ब। अब देखो समझना यहाँ पे कि जो इंगेज मतलब इंगेज मुगल यानी कि लड़ाई में इंगेज करना, और सप्लाई लाइन्स यानी कि जो खाने पीने की चीजें थी, और रेनफोर्समेंट मतलब अतिरिक्त सैन्य बल। तो ये करते क्या थे शिवाजी, यानी कि जो सॉरी जो पेशवा थे, इन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया था। आखिर इसके पीछे का रीजन, कुछ तो रीजन रहा होगा। तो इनकी जो सक्सेस थी, इसका रहस्य यह था कि वे मुगलों के फोर्टिफाइड एरिया होते थे उसको बाईपास कर देते थे। उसको बाईपास करते हुए वे सिटीज में रेड या हमला कर देते थे। रेड मतलब हमला करना, सिटीज पे रेड डाल देते थे या हमला कर देते थे, और मुगल आर्मी से ऐसे एरियाज में लड़ाई में एंगेज होते थे, उनको ऐसे एरिया में बजाते थे जहां जहां उनकी सप्लाई लाइन और रेनफोर्समेंट जो था, यानी कि अतिरिक्त सैन्य बल जो था, इजिली रोका जा सकता था। ठीक है, एक्चुअली ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि देखो जो फोर्टिफाइड एरिया होता है, क्या जैसे उनका राजमहल है इधर मुगलों का, अब इधर फोर्टी जो उनका एम्पायर था इधर फोर्टिफाइड एरिया है। ठीक है, अब फोर्टिफाइड एरिया में जैसे हमने देखा कि टावर होते थे। ठीक है, यहाँ यहाँ पे टावर होते थे, यहाँ पे सैनिक देखते थे। अब जैसे कोई भी अगर उनको आशंका, कोई भी सस्पेशन रहेगा, कोई हमला बोलने वाला, वो क्या करते थे, तो अतिरिक्त सैन्य बल आज आसानी से यहाँ पे आ सकता था। तो इस प्रकार ये क्या करते थे, कैसे जाते थे, ये भेष बदल के जाते थे। भेष बदल के अंदर जो फोर्टिफाइड एरिया था उसमें घुस जाते थे, और सिटीज पे जो है ये अपना हमला कर देते थे। ठीक है, आगे क्या हुआ, बिटवीन 1720 एंड 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपैंडेड। तो 1720 से लेकर 1761 तक लगभग टोटल 41 साल तक जो मराठा एम्पायर था वो एक्सपैंड हुआ। इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। चिप्ड अवे का मतलब होता है तोड़ना या नुकसान पहुंचाना या अलग करना। तो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जो मराठा एम्पायर था, मराठा लोग थे, इन्होंने जो मुगल अथॉरिटी थी उसको जो है, मुगल एम्पायर की जो अथॉरिटी थी उसको जो है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे नुकसान पहुंचाया। मालवा एंड गुजरात मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय द 1720। 1720 तक इन्होंने मालवा और गुजरात किससे छीन लिया, मुगल से छीन लिया। बाय द 1730 और 1730 तक क्या किया इन्होंने, 1730 आते आते इन्होंने किया, द मराठा किंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। तो 1730 तक इन्होंने, जो मराठा किंग थे, उन्होंने अपने आप को रिकॉग्नाइज कर दिया दैट ही इज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला, यानी जो अपना डेक्कन पेनिनसुला था उस टाइम, वो डेक्कन पेनिनसुला के पूरे बोल सकते हैं हम कि पूरे वो उसके मालिक थे। पूरा ओवरलॉर्ड यानी कि उसके पूरे मालिक थे, ये यानी कि अधिपति थे। नॉर्मली ओवरलॉर्ड का मतलब होता है अधिपति। ठीक है, यानी 1720 तक जो जो मराठा लोग थे उन्होंने मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया। उसके बाद 1730 तक इन्होंने मराठाओं ने, जो मराठा किंग थे, उनको रिकॉग्नाइज कर दिया एज द ही इज द ओनली ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला, कि पूरे डेक्कन पेनिनसुला के वो अधिपति हैं। ही पोजेड द राइट टू ले चौथ एंड सरदेशमुखी इन द इंटायर रीजन। और जब ये अधिपति बन गए उसके बाद क्या हुआ कि साथ ही साथ इन्हें पूरे इंटायर रीजन के, इस पूरे इंटायर रीजन का चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स था उनको वसूलने का अधिकार इनको मिल गया। ये किसको, मराठाओं को। अब देखते हैं चौथ क्या होता था, सरदेशमुखी क्या होता था। देखो चौथ क्या होता है कि 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू क्लेम बाय जमींदार्स, यानी जो लैंड रेवेन्यू जमींदार क्लेम करते थे उसका 25% क्या होता था, चौथ होता था। उसका 25% चौथ होता है। इन द डेक्कन दिस वाज कलेक्टेड बाय द मराठास, और डेक्कन में किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था, मराठाओं के द्वारा। अब सरदेशमुखी क्या था, 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर इन द डेक्कन, यानी
जो रेवेन्यू हेड हेड रेवेन्यू कलेक्टर को डेक्कन में दिया जाता था, उसका 9 से 10% जो होता था वो सरदेश मुखी होता था। आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737, द फ्रंटियर ऑफ मराठा डोमिनेशन एक्सपेंडेड रैपिडली into Rajasthan and the Punjab in the north, into Bengal and Odisha in the east, and into Karnataka and the Tamil and Telugu countries in the south. एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या, जब इन्होंने रेड डाली, आफ्टर रेडिंग दिल्ली दिल्ली में रेड डालने के बाद 1737 में जब इन्होंने रेड डाला या हमला कर दिया, उसके बाद जो मराठाओं का फ्रंटियर था या जो इनकी बाउंड्री लाइन थी, जो इनके एम्पायर की जो बाहरी क्षेत्र था या बाहरी लाइन जो थी, वो बहुत तेजी से एक्सपेंड हुआ, रैपिडली एक्सपेंडेड। ठीक है, यानी मराठाओं का डोमिनेशन वाला वो फ्रंटियर बहुत तेज जो है एक्सपेंड हुआ। कहाँ कहाँ एक्सपेंड हुआ? राजस्थान और पंजाब नॉर्थ साइड में, राजस्थान और पंजाब, बंगाल और उड़ीसा किस साइड में? ईस्ट साइड में, और कर्नाटका, तमिल और तेलुगु कंट्री जो थी किधर? साउथ में। अब जैसे ये है, ये मैप है, यहाँ पे मराठास थे। ठीक है, नॉर्थ में कहाँ कहाँ गए? राजस्थान, राजस्थान गए थे ना, और पंजाब। यानी नॉर्थ में राजस्थान और पंजाब पे इन्होंने कुछ पार्ट जो है अपने, मतलब अपनी जो इनके एम्पायर का जो रीजन था उसको एक्सपेंड कर लिया, और ईस्ट में बंगाल और उड़ीसा, और साउथ में कर्नाटका, तमिल और तेलुगु। देखो इनका ये एम्पायर था, इन्होंने अब इसको एक्सपेंड करके यहाँ तक लगभग कर दिया। अब वेस्ट में क्यों नहीं बढ़े? वेस्ट में बढ़ते कहाँ है? वेस्ट में तो अरेबियन सी था, तो वेस्ट में ये नहीं एक्सपेंड हुए, बाकी 3 डायरेक्शन में एक्सपेंड हुए। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ कि अगर ऐसे एक्सपेंशन होगा, अब इस राजस्थान का तो रूलर जैसे जयपुर हो गया, तो इसका रूलर कोई और रहा होगा, इधर बंगाल का कोई और रहा होगा, इधर पंजाब का कोई और रहा होगा, किसी और के अंडर में रहा होगा, इधर साउथ में जो तीनों इन्होंने एक्सपेंड किया था उधर भी कोई और रूलर रहा होगा। तो जब इन्होंने उनकी टेरिटरी थोड़ा सा अपने अंडर में कर लिया, अपने एम्पायर में मिला लिया, तो हुआ क्या होगा? सीधी सी बात है, ये वाले ये जो अदर जो रूलर होंगे, यानी जो राजस्थान के, पंजाब के, बंगाल के, उड़ीसा के, कर्नाटका के, फिर तमिल के और तेलुगु के, ये तो इनके हॉस्टाइल हो जाएंगे ना, इनसे दुश्मनी मोल लेंगे। तो यानी कि मराठाओं का यहीं से जो दिन जो है खराब हो गया, मतलब उनके टाइम जो है अब अलग हो गए, उनकी कंडीशन खराब हो गई। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने नॉर्थ में जैसे हमने देखा राजस्थान, पंजाब, और ईस्ट में बंगाल और उड़ीसा, और साउथ में कर्नाटका, तमिल और तेलुगु में जो है अपना थोड़ा सा एक्सपेंड हो गए। यानी कि अगर इनका इतना रीजन था, ये थोड़ा अब चले गए पंजाब और इधर का थोड़ा हिस्सा ले लिया अपने कब्जे में, इधर ईस्ट में थोड़ा सा अपने कब्जे में ले लिए, और इधर साउथ में थोड़ा सा अपने कब्जे में ले लिए। अब देखो भैया, इस वाले रीजन का जो रूलर रहेगा, एक इसका रूलर होगा, एक तो इसका होगा, और एक तो इसका होगा। अब जब ये मराठा इनकी थोड़ी सी टेरिटरी अपने में मिला लिए, सीधी सी बात है, ये लोग अब क्या इनके हॉस्टाइल हो गए। तो यही यहाँ पे हुआ। तो दीज वर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर, बट वर मेड टू पे ट्रिब्यूट एज ए वे ऑफ एक्सेप्टिंग मराठा सॉवरेनिटी। एक्चुअली क्या था कि फॉर्मली, यानी कि मुख्य रूप से जो फॉर्मली था, औपचारिक रूप से ये मराठा एम्पायर में इंक्लूडेड नहीं हुए थे एरिया, जैसे जो बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान के जो थोड़े छोटे छोटे एरिया थे, ये फॉर्मली जो है मराठा एम्पायर में इंक्लूड नहीं हुए थे, बट उनको मराठा की सॉवरेनिटी स्वीकार करने के लिए एज ए वे ट्रिब्यूट देना पड़ता था, मतलब उपहार देना पड़ता था। एक्सपेंशन ब्रॉट इनॉर्मस रिसोर्सेस, बट इट केम एट ए प्राइस। एक चीज़ और, उपहार अभी के टाइम में जो गिफ्ट जैसे दिया जाता है, जो भी ट्रिब्यूट हम अपने मन से देते हैं ना, उसमें जबरदस्ती लिया जाता था, मतलब आपको देना ही है। तो एक्सपेंशन ब्रॉट इनॉर्मस रिसोर्सेज बट इट केम एट ए प्राइस। इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा में, यानी कि जो एक्सपेंशन इन्होंने इतना एक्सपेंड किया, उससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनको रिसोर्सेज मिले, बट इट केम एट ए प्राइस। बस इसके लिए इनको बहुत ही प्राइस चुकाना पड़ा। जैसे कि युद्ध युद्ध लड़ते थे, उधर भी नुकसान होता था, हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा इनको कॉस्ट देना पड़ा। दीज मिलिट्री कैंपेन्स आल्सो मेड अदर रूलर्स हॉस्टाइल टुवर्ड द मराठास। अब देखो वही चीज़ हुआ जो अभी हमने जस्ट बात किया यहाँ पे, कि जो इन्होंने इतना मिलिट्री कैंपेन किया था, इसकी वजह से जो रूलर थे, अदर जो रूलर थे, वो जो है कि मराठाओं के टुवर्ड्स में या मराठाओं की ओर हॉस्टाइल हो गए, उनसे शत्रुता मोल लिए। अब शत्रुता की निगाह से उन्हें देखने लगे। शत्रुता की निगाह से देखने के लिए द सेंस हो गया कि यही सोचने लगे, अभी तो इन्होंने थोड़ा-सा भी केवल ट्रिब्यूट ले रहे हैं, क्या पता कल ये भी मुगलों की तरह जो है अपनी अथॉरिटी दिखाने लगे। तो एज़ ए रिजल्ट क्या हुआ? दे वर नॉट इंक्लाइंड टू सपोर्ट द मराठा ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। अब देखो होता क्या है कि हमारे दुश्मन हमारा दोस्त होता है, ठीक है? यहाँ पे मराठा थे, यहाँ पे उनके जो एडजॉइनिंग एरिया के जो रूलर थे, और यहाँ पे मुगल थे, दिल्ली में जो मुगल थे। तो क्या हुआ, मुगल ने इन पे हमला बोला,
इन्होंने ऑलरेडी जो मराठा थे इन तीनों एरिया के ए बी सी जो भी एरिया थी नॉर्थ साउथ और ईस्ट की एरिया की थोड़ा सा एरिया पे एक्सपेंड हो गए थे। तो ये जो दो रूलर थे ये दोनों तीनों यानी कि इस सारे एरिया के दोस्तों इन लोग ऑलरेडी इनके प्रति हॉस्टाइल हो गए थे, शत्रुता मोल लिए थे, मतलब शत्रुता की निगाह से देख रहे थे। तो जब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब पानीपत का बैटल हुआ ना, थर्ड बैटल, अब पानीपत पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, उसका रिजल्ट क्या हुआ, मुगलों ने इन पे हमला बोला, किस पे, मराठाओं पे। बट मराठाओं के सपोर्ट में कोई नहीं गया, ये कोई गया ही नहीं। उसका रिजल्ट आपको पता ही है कि मराठा बहुत बुरी तरीके से हार चुके थे। Alongside endless military campaigns, the Maratha developed an effective administrative system as well। तो है कि मिलिट्री की इंडलेस मिलिट्री कैंपेन के साथ साथ, अलॉन्ग मतलब साथ साथ, और यहाँ पे इंडलेस का मतलब है ना जो लगातार वो सैनिक अभियान कर रहे थे, मिलिट्री कैंपेन कर रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार कर लिए बस खत्म, वो लगातार हर एरिया में कर रहे थे। तो यही कहना चाहता है यहाँ पे, बोल रहा है कि मराठा जो थे वो मिलिट्री कैंपेन के साथ साथ एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी उन्होंने डेवलप किया था। Once conquest had been completed and Maratha rule was secure, revenue demand were gradually introduced taking local condition into account। अब क्या होता था, एक बार जब ये कॉन्क्वेस्ट हैड बीन completed, इनकी जीत पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती थी, द सेंस की अब इनके अगेंस्ट में कोई नहीं था, अच्छे मतलब जो दूसरा रूलर था उसको इन्होंने परास्त कर दिया था, तो इसको बोलेंगे कॉन्क्वेस्ट हैड बीन कंप्लीटेड, इनकी जीत पक्की हो जाती थी, मतलब ये जीत चुके हैं। तो मराठा रूल वाज सिक्योर, और उनको लगता था कि मराठा का रूल जो है अब इधर शासन जो है सिक्योर हो चुका है। रेवेन्यू डिमांड वर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या करते थे, लोकल कंडीशन को अकाउंट में देखते हुए, मतलब लोकल कंडीशन को देखते हुए ये रेवेन्यू डिमांड जो है इंट्रोड्यूस करते थे। क्यों लोकल कंडीशन को देखते थे, इसलिए देखते थे पहले तो इनको पूरे एरिया का जानकारी होनी चाहिए, ये हो गया। दूसरा हो गया कि मतलब कि कहीं अभी युद्ध इन्होंने जीता नहीं है कि उधर जो है कि अदर से फिर से रिवॉल्ट, अदर लोग फिर से रिवॉल्ट कर दे, यानी कि उथल पुथल ना हो जाए, इस वजह से उनको लोकल कंडीशन जरूर देखना पड़ता था। क्या हुआ, एग्रीकल्चर वाज इनकरेज एंड ट्रेड रिवाइव्ड। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, तो एग्रीकल्चर जो है इनकरेज की गई और ट्रेड को फिर से जीवित कर दिया गया, रिवाइव कर दिया गया। दिस अलाउड मराठा चीफ्स, जिसको सरदार बोला जाता था, लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेज टू रिच पावरफुल आर्मीज। अब देखो क्या होता है कि जब हम एग्रीकल्चर इनकरेज करेंगे तो एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो उससे रिसोर्सेज ज़्यादा आएंगे। अब ट्रेड जब रिवाइव करेंगे फिर से ट्रेड होगा, तो उस एरिया में जो भी टैक्स लगेगा ट्रेड पे उससे पैसे आएंगे, तो ये रिसोर्सेस आने शुरू हो गए। तो जब ये रिसोर्सेस आने शुरू हो गए तो मराठा चीफ जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया और बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले, ये जो मराठा चीफ थे, ये सरदार जो थे, इनको जो है एक बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेस मिल गए ताकि ये जो है एक पावरफुल आर्मी जो है रेस कर सके, खड़ी कर सके। Maratha campaign into Malwa in the 1720s did not challenge the growth and prosperity of the cities in the region। अब देखना समझना, मराठा कैंपेन पहले होता था जैसे हमने देखा कि वो बाईपास कर जाते थे जो फ्रंटियर वाला एरिया होता था, और सीधे उस सिटी में जाके जो भी उसका प्रॉस्पेरिटी सिटी से जो भी ग्रोथ था उसको ये चैलेंज करते थे, यानी उसको जो है तहस नहस कर देते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब मराठा कैंपेन इनटू मालवा इन 1720, जब 1720 में मालवा में इन्होंने कैंपेन किया, तो इन्होंने क्या किया कि जो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी इस रीजन में, जो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी सिटी का जो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी था उसको चैलेंज नहीं किया, यानी कि उसको तहस नहस नहीं किया, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर सिंधियाज पैट्रोनेज एंड इंदौर अंडर होलकर्स, जो उज्जैन था वो एक्सपेंड किया सिंधिया के पैट्रोनेज में, पैट्रोनेज यानी संरक्षण में, सिंधिया के संरक्षण में उज्जैन एक्सपेंड किया, और इंदौर जो है होलकर्स के संरक्षण में एक्सपेंड किया। बाई ऑल अकाउंट दीज सिटीज वर लार्ज एंड प्रॉस्परस एंड फंक्शन एज important कॉमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर्स। बाई ऑल अकाउंट्स मीन्स यहाँ में हर तरीके से, इसका मतलब होगा हर तरीके से, यानी कि जो सिटीज थी ये सिटीज हर तरीके से बहुत बड़ी, लार्ज और प्रॉस्परस थी, एंड फंक्शन एज इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर, और एज ए कॉमर्शियल और कल्चरल सेंटर के रूप में काम कर रही थी। न्यू ट्रेड रूट्स इमर्ज विद इन द एरियाज कंट्रोल बाय द मराठास, यानी कि अब जो एरिया मराठाओं ने कंट्रोल किया था वहां से नए ट्रेड रूट जो है इमर्ज हुए। द सिल्क प्रोड्यूस इन द चंदेरी रीजन नाउ फाउंड अ न्यू आउटलेट इन पूना, द मराठा कैपिटल। जैसे जो सिल्क प्रोड्यूस होता था चंदेरी में, चंदेरी रीजन में जो भी सिल्क प्रोड्यूस होता था, अब उसको एक नया आउटलेट, आउटलेट मतलब एक मार्केट होता है, ठीक है,
आउटलेट यानी जहाँ से सामान इधर उधर जाता था, एक मेन मार्केट होता। तो अब उसको पुणे में, जो कि मराठाओं का कैपिटल था, वहाँ पे एक नया आउटलेट मिल गया। बुरहानपुर, which had earlier participated in the trade between Agra and Surat, now expanded its hinterland to include Pune and Nagpur in the south and Lucknow and Allahabad in the east. अब देखो आगे क्या हुआ। जो बुरहानपुर था, अर्लियर यानी कि पहले जो केवल आगरा और सूरत के बीच में ट्रेड में पार्टिसिपेट करता था, अब वो अपने हिंटरलैंड को एक्सपेंड कर लिया कि पुणे और नागपुर, साउथ में पुणे और नागपुर को भी मिला लिया और ईस्ट में लखनऊ और इलाहाबाद को भी मिला लिया। और यहाँ पे डिफिनेशन बॉक्स में एक देख लेते हैं तो बाजीराव के बारे में। बाजीराव वन, आल्सो नोन एज बाजीराव बल्लाल, वाज द सन ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ। जो बाजीराव प्रथम थे, जिनको बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाना जाता है, वो किसके बेटे थे? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। ही वॉज अ ग्रेट मराठा जनरल हु इज क्रेडिटेड टू हैव एक्सपेंडेड द मराठा किंगडम बियॉन्ड द विंध्यास एंड इज नोन फॉर हिज मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात एंड दी पोर्चुगीज। क्रेडिटेड मतलब उनको सब श्रेय देते हैं, किसको? जो बाजीराव फर्स्ट थे, यानी कि बाजीराव बल्लाल। तो वो क्या थे? ही वॉज अ ग्रेट मराठा जनरल, वो एक बहुत बड़े मराठा जनरल थे या सेनापति थे। हु इज क्रेडिटेड टू हैव एक्सपेंडेड, उनको श्रेय प्राप्त था कि उन्होंने मराठा किंगडम को विंध्या के पार, जो है विंध्या के बियॉन्ड में एक्सपेंड किया था। और इसलिए जाने जाते, और अपनी जो उन्होंने जो मिलिट्री कैंपेन किए थे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पोर्चुगीज के खिलाफ, इसके लिए वो उनको बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। अब जाट के बारे में देखते हैं। जैसा हमने मराठा को देख लिया, अब थोड़ा और सिख को देख लिया, अब जाट को देखते हैं। जो जाट लोग थे, लाइक द अदर स्टेट द जाट्स कंसोलिडेटेड देयर पावर ड्यूरिंग द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी। अदर स्टेट्स की तरह जो जाट लोग थे, उन्होंने अपनी पावर को लेट 17th और 18th सेंचुरी के ड्यूरिंग, जो है यानी कि लेट 17th और 18th सेंचुरी के दौरान, इन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, मतलब दृढ़ बनाया, मजबूत बनाया। अंडर दियर लीडर चुरामन, they acquire control over territories situated to the west of the city of Delhi. And by the 1680, they had begun dominating the region between the two imperial cities of Delhi and Agra. अब क्या किया कि जो जाट लोग थे, जाट लोग ने अपने लीडर चुरामन जो थे, चुरामन के लीडरशिप में या चुरामन के नेतृत्व में, जो दिल्ली सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली के वेस्ट का जो टेरिटरी था, उस टेरिटरी को अक्वायर कर लिया, जीत लिया। अब आगे क्या हुआ कि बाय द 1680 यानी 1680 आते आते वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिए। कहाँ? दो इंपेरियल सिटीज थी। इंपेरियल सिटी मतलब शाही सिटीज, बहुत ही लग्जरियस सिटीज। जो इंपेरियल सिटीज थी, दिल्ली और आगरा के बीच के जो जो इंपेरियल सिटी थे, उस बीच वाले रीजन पे, ठीक है, क्या बोलते हैं, बाय द 1680 दे हैड बीगन डोमिनेटिंग द रीजन बिटवीन द टू इंपेरियल सिटी ऑफ दिल्ली एंड आगरा। यानी दिल्ली और आगरा के बीच में, दो इंपेरियल सिटीज के बीच वाला जो रीजन था, उस पे वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिए। फॉर अ वाइल दे बिकम द वर्चुअल कस्टोडियन ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। कस्टोडियन मतलब होता है संरक्षक। जैसे कोई बोलते हैं ना कि हमारे कस्टडी में है, आपने सुना होगा कस्टडी। कस्टडी मतलब संरक्षक, हमारे संरक्षण होता है। अब यहाँ पे कस्टोडियन है, यानी इसका मतलब है संरक्षक। तो फॉर अ वाइल दे बिकम द वर्चुअल कस्टोडियन ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। कुछ टाइम के लिए ये जो है कि एक वर्चुअल कस्टोडियन हो गए सिटी ऑफ आगरा के। दी जाट वर प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट, जो जाट थे वो प्रॉस्परस यानी कि समृद्ध एग्रीकल्चरिस्ट थे, किसान थे। एंड टाउन्स लाइक पानीपत एंड बल्लभगढ़ बीकेम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन द एरिया डोमिनेटेड बाय देम। और जिन एरिया में जाट लोग डोमिनेट कर रहे थे, उन एरिया, वो वाले एरिया जैसे कि पानीपत और बल्लभगढ़, ये क्या हुए? एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हो गए। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग स्टेट। सूरजमल के राज में, यानी सूरजमल अंडर द सूरजमल, सूरजमल के अंडर में जो भरतपुर किंगडम, भरतपुर था, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में उभरा या इमर्ज हुआ। ठीक है, यानी कि सूरजमल के नेतृत्व में जो किंगडम ऑफ भरतपुर था, यानी भरतपुर का जो किंगडम था, इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग स्टेट, एक एज ए स्ट्रॉन्ग स्टेट होकर वो उभरा, इमर्ज हुआ। व्हेन नादिर शाह सैक्ड दिल्ली इन 1739, सैक्ड मतलब लूटना, आक्रमण करके लूटना। तो जब नादिर शाह ने दिल्ली को 1739 में लूट लिया, हमला करके लूट लिया, many of the city notables took refuge there, बहुत सारे जो सिटी के नोटेबल लोग थे, मतलब अभिजात लोग थे, जो मतलब बड़े बड़े लोग, जो फेमस लोग थे, तो जाके रिफ्यूजी हो गए या शरण ले लिए। कहाँ पे? भरतपुर में। हिज सन जवाहिर शाह हैड 30,000 ट्रूप्स ऑफ हिज ओन एंड हायर
Another 20,000 Marathas and 15,000 Sikhs troops to fight the Mughals. जो नादिर शाह का बेटा कौन था, जवाहिर शाह, उसके खुद के कितने ट्रूप थे? हायर मतलब लेना मंगाना, जैसे होता है कुछ उसके लिए पे करेंगे, हायर कर देंगे दूसरे स्टेट से, उसके खुद के 30,000 ट्रूप्स थे। ठीक है, 30,000। और उसके बाद उन्होंने मराठाओं से कितने ट्रूप्स लिए? 20,000। और उसके बाद सिख से कितने ट्रूप्स लिए? 15,000। टोटल कितने हो गए? 65,000। ठीक है, यानी इतने ट्रूप्स लेके जो उनका बेटा था वो टू फाइट द मुगल्स, मुगलों के अगेंस्ट में लड़ने के लिए या मुगलों से लड़ाई करने के लिए इतने ट्रूप्स जो है हायर किए टोटल। वाइल द भरतपुर फार वाज बिल्ट इन द फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल एट द जाट built an elaborate garden palace combining styles seen at अंबर एंड आगरा। फेयरली का मतलब होता है काफी, मतलब जहाँ तक जो, जबकि जो भरतपुर का फोर्ट था वो काफी ट्रेडिशनल स्टाइल में बनवाया गया था। ठीक है, यानी कि जो भरतपुर का फोर्ट था वो फेयरली यानी कि काफी ट्रेडिशनल स्टाइल में बनवाया गया था। वहीं जो जाट लोग थे, जाट लोगों ने डिग में एक इलेबोरेट गार्डन पैलेस बनवाया, जहाँ पे कौन सी स्टाइल यूज किया? जो अंबर और आगरा में देखे थे उसको कंबाइन करके यूज किया। इट्स बिल्डिंग वर मॉडल्ड ऑन आर्किटेक्चरल फॉर्म्स फर्स्ट एसोसिएटेड विद रॉयल्टी अंडर शाहजहां, जिसको हमने चैप्टर 5 में जो फिगर 12 था उसमें देखा था, और चैप्टर 9 में फिगर 12 में देखा था। और ऐसा क्या था कि आगे ये था कि जो इनकी बिल्डिंगें थी दिख की, ये बिल्डिंगें उन आर्किटेक्चरल फॉर्म के मॉडल पे बनाई गई थी जो कि फर्स्ट एसोसिएटेड विद रॉयल्टी अंडर शाहजहां, जो कि शाहजहां के टाइम में सबसे पहली बार शाहजहां के टाइम में रॉयल्टी से एसोसिएट करके वहाँ पे बनाया गया था। हम बोल सकते हैं जो रॉयल्टी आर्किटेक्चर से जिन मॉडल्स को या जिन बिल्डिंगों को पहली बार शाहजहां के युग में या शाहजहां के टाइम में जोड़ा गया था, दिख की जो इमारतें थी या बिल्डिंग्स थी, उन्हीं रूपों के एक बेसिस पे या उनके नमूनों पर ये बनाई गई थी। जैसे यहाँ पे फिगर 8 में हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी पैलेस कॉम्प्लेक्स एट डिग, 18th सेंचुरी का पैलेस कॉम्प्लेक्स एट डिग पे है, ये डिग पे। नोट द बंगला डोम ऑन द असेंबली हॉल ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। अब जो बंगला डोम है उसको नोटिस करो, कहाँ पे है? बिल्डिंग के रूफ पे जो असेंबली हॉल है उसके डोम को आप नोटिस करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये शाहजहां के टाइम का है, क्योंकि जो चैप्टर 5 में हमने ऑलरेडी देखा था, 9 और 5 में। यहाँ पे डेफिनेशन बॉक्स में देखते हैं, द पावर ऑफ द जाट रीच इट्स जेनिथ अंडर सूरजमल हु कंसोलिडेटेड द जाट स्टेट एट भरतपुर इन प्रेजेंट डे राजस्थान ड्यूरिंग 1756 टू 1763। देखो जो यहाँ पे जेनिथ का मतलब है अपनी एक हाईएस्ट पीक पे, एक पीक पे। ठीक है, तो जाट का जो पावर था अपनी पीक पे कब पहुंचा? वो सूरजमल के दौरान, सूरजमल के अंडर में या सूरजमल के शासनकाल में। सूरजमल कौन था? जिसने कंसोलिडेट द जाट स्टेट, जिसने जाट स्टेट को कंसोलिडेट किया था भरतपुर में। भरतपुर आज कहाँ के? प्रेजेंट राजस्थान में है। कब किया था? 1756 से 1763 के बीच में। The areas under the political control of Surajmal broadly included part of modern state Rajasthan, southern Haryana, western उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। और देखो जो सूरजमल के यानी जो सूरजमल था उसके जो पॉलिटिकल कंट्रोल में जो एरियाज या जो रीजन आते थे, शामिल थे, उसमें आज का ईस्टर्न राजस्थान, साउथर्न साउथ का हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी शामिल थे। Surajmal built a number of forts and palaces, and the famous Lohargarh Fort in Bharatpur is regarded as one of the strongest fort built in this region. सूरजमल ने कई सेवरल फोर्ट बनवाए, यानी कि बहुत सारे फोर्ट बनवाए, और उसने महल भी बनवाए, पैलेस यानी कि महल भी बनवाए, जिनमें भरतपुर का जो सबसे फेमस लोहागढ़ का फोर्ट है, इस रीजन में सबसे स्ट्रांग फोर्ट में से एक था। अब देखते हैं इल शेयर बॉक्स में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति 1789 से 1794 तक जो चली थी। इन द वरियर स्टेट सिस्टम ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया, द कॉमन पीपल डिड नॉट एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ देयर गवर्नमेंट। कॉमन पीपल मतलब आम लोग, यानी कि 18th सेंचुरी में इंडिया की विभिन्न स्टेट्स सिस्टम में आम लोगों को अपनी अपनी गवर्नमेंट्स के कार्यों में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, और वेस्टर्न वर्ल्ड में दिस वाज द सिचुएशन अंटिल द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि सेम सिचुएशन वेस्टर्न वर्ल्ड में वेस्ट वेस्ट साइड में भी था, यानी हमारी कंट्री के वेस्ट साइड में जो भी एरियाज हैं वहाँ पे भी ऐसा था, बट केवल लेट 18th सेंचुरी तक।
मतलब वहाँ पे भी आम लोगों को गवर्नमेंट के काम में हिस्सेदारी या पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। दी अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैलेंज द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रिविलेज एंजॉय बाय द अरिस्टोक्रेट। यानी अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? 1776 से 1781 तक। और यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1789 से 1794 तक। अरिस्टोक्रेट किसको बोलते हैं? अरिस्टोक्रेट होते हैं जो अभिजात वर्ग के लोग होते थे, यानी बड़ी फैमिली के जो लोग होते थे, मुख्य, ठीक है। और प्रिविलेजेस मतलब विशेषाधिकार, यानी कि जो अमेरिका और फ्रेंच की जो क्रांति हुई, जो रिवॉल्यूशन हुआ, उसने चैलेंज कर दिया किसको? जो सोशल और पॉलिटिकल विशेषाधिकार एंजॉय करते थे, कौन? अरिस्टोक्रेट लोग, उसको इसने चैलेंज कर दिया। अब पहले वर्ल्ड मैप में देखते हैं, इधर वेस्ट साइड में जैसे कि यूएस और फ्रेंच किधर है। तो ये है दोस्तों वर्ल्ड मैप। यहाँ पे हमारा हमारा इंडिया है प्यारा सा इधर पे। तो इस हमारे वेस्ट साइड में, वहाँ पे बात किया ना वेस्टर्न वर्ल्ड में, यानी कि हमारे वेस्ट साइड में जो ये वर्ड आते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे है, और जो हमने फ्रांस देखे, फ्रेंच यानी कि फ्रांस, ये फ्रांस यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे भी पहले ऐसे ही था कि जो विशेष अधिकार पॉलिटिकल और सोशल एंजॉय करते थे कौन लोग? अरिस्टोक्रेट लोग करते थे, ठीक है। यानी कि लेट 18 सेंचुरी के बाद ये इनको इनके द्वारा एंजॉय करना ये बंद कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में द मिडिल क्लासेस, पीजेंट्स एंड आर्टिसन फॉट अगेंस्ट द स्पेशल राइट्स एंजॉय बाय द क्लर्गी एंड द नोबिलिटी। देखो हम क्लास 10th में देखेंगे दोस्तों, क्लर्गी कौन होते थे और नोबिलिटी कौन होते थे। एक्चुअली क्या था ना, फ्रेंच वर्ल्ड को, यानी फ्रेंच की जो दुनिया थी, जो फ्रांस था, उसको कई ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो मिडिल क्लास के लोग अलग थे, पीजेंट अलग थे, आर्टिसन अलग थे, क्लर्गी अलग थे, नोबिलिटी अलग थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में क्या हुआ, जो मिडिल क्लास, पीजेंट और आर्टिसन थे ना, ये एक साथ होकर जो है जो एक साथ होकर जो क्लर्की और नोबिलिटी को जो स्पेशल राइट्स मिलते थे, उसके अगेंस्ट में ये लड़ाई लड़े। दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड हैव प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। उनका ये मानना था कि सोसाइटी में कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको बर्थ के बेसिस पे विशेष अधिकार मिले। रैदर इसके बजाय पीपल सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट। मेरिट मतलब उसकी योग्यता। इनका मानना था कि जो लोगों की जो सोशल पोजीशन है वो मेरिट पे डिपेंड होना चाहिए। द फिलोसफर्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सजेस्टेड दैट देयर बी इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो फिलोसफर थे, फिलोसफर मतलब दार्शनिक, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि दैट देयर बी इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, कि सभी के लिए इक्वल लॉ होने चाहिए और सबको समान अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर मिलना चाहिए। They also held that the authority of the government should come from the people who must possess the right to participate in its affair। और उन्होंने और क्या बोला कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी, यानी कि जो गवर्नमेंट को सत्ता, जो पावर आता है, उन लोगों से आना चाहिए। हु मस्ट possess द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स अफेयर। और कौन से लोग? और वो लोग, उनको अधिकार होना चाहिए कि गवर्नमेंट्स के अफेयर में, कामकाज में पार्टिसिपेट कर सके। Movements such as the French and American Revolutions gradually transformed subject into citizens। जो मूवमेंट हुआ, यानी जो आंदोलन हुआ, तो अमेरिकन और फ्रेंच सच मूवमेंट सच एज द फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन, यानी कि जो मूवमेंट, यानी कि जो आंदोलन हुआ, जैसे कि फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इसने क्या किया कि जो सब्जेक्ट मतलब जो प्रजा थी उसको किस में बदल दिया? सिटीजन में। उसको उन्होंने सिटीजन में बदल दिया। द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेटिक राइट्स टूक रूट इन इंडिया फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। देखो जो आइडिया था सिटीजनशिप, नेशन स्टेट और डेमोक्रेटिक राइट्स का, वो इंडिया में लेट 18th सेंचुरी से रूट पकड़ा, यानी कि नींव डाली उसने। यानी कि इसके पहले कोई कुछ भी नहीं सोचता था, सबके मन में विचार तब आए। तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, जो कि 10th चैप्टर था। इसी के साथ क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक खत्म हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।